धीरज के साथ लगातार काम करते रहने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। कक्षा 10 की अपनी पुस्तक चल रही है और 11वां अध्याय आज हम देखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी साहब का। ठीक है, सबसे पहले तो इनके परिचय को देख लेते हैं। बेनीपुरी साहब बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, तो पाठ के अंदर जितना परिचय वो भी हम देखेंगे और पाठ के अतिरिक्त जो भी रचनाएं उनका रचना काल भी हम देखेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य इतिहास की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। जन्म की बात करें हम, परिचय के साथ साथ में आप नोट करते चलिएगा, और पुस्तक है तो पुस्तक के अंदर लिख लीजिए या फिर अलग से नोट कर रहे हैं आप तो वहाँ देख लीजिए। जन्म की बात करें तो जन्म बेनीपुरी साहब का होता है साहब 1899 में। जन्म होता है कब? 1899 ईस्वी में। और कहाँ पर होता है? बेनीपुरी, बिहार के अंदर। बेनीपुरी मुजफ्फरपुर बिहार में। ठीक है, इसी हिसाब से इन्होंने अपना जो तखल्लुस है, उपनाम यहाँ पर आगे लगा रखा है बेनीपुरी। ठीक है, और वैसे हिंदी साहित्य कोश के अनुसार इनका जन्म 1902 ईस्वी माना गया, लेकिन पुस्तक में अपने 1899 है, तो यही आपको ध्यान में रखना है। निधन की बात करें तो निधन हो जाता है इनका 1968 में। निधन कब हो जाता है? 1968 में। मुख्य रूप से हम इनका रचना संसार देखते हैं, रचनाएं देखते हैं। सबसे पहले लिखिए आप नाटक संग्रह। नाटकों में हम बात करें, अम्बपाली पहला है। अम्बपाली, समय है इसका 1941। अम्बपाली 1941। सीता की माँ अगला नाटक। सीता की माँ हो जाएगा अपने 1950। क्या हो जाएगा? 1950। आगे लिखिए संघमित्रा। बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है पूछे जाते रहे हैं वही मैं आपको लिखूँगा। ठीक है, संघमित्रा 1951 हो जाएगा। तो अम्बपाली 1941, सीता की माँ 1950, संघमित्रा 1951। एक महत्वपूर्ण हो रहता है सिंघल विजय, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और सिंघल विजय के बाद में इनकी आप सन केवल अम्बपाली की याद रखिएगा और संघमित्रा की याद रखिएगा। बाकी सन नहीं भी याद हो किसी की तो भी कोई दिक्कत नहीं है इनमें। तो एक आता है इनका राम राज्य, एक नाटक आता है इनका राम राज्य। एक आता है इनका शकुंतला। गांव के देवता, एक नाटक संग्रह इनका आता है गांव के देवता। यहाँ लिख देता हूँ मैं, गांव के देवता। तो ये तो हो गए इनके नाटक। ठीक है, एक लिख लीजिए यहाँ पर कहानी संग्रह। चिता के फूल। चिता के फूल क्या है? कहानी संग्रह। कहानी संग्रह है चिता के फूल। काव्य संग्रह में बात करें, नया आदमी ये इनका काव्य संग्रह है। चिता के फूल कहानी संग्रह, नया आदमी क्या है? काव्य संग्रह है। ठीक है, जीवनियों में तो इन्होंने शिवाजी की जीवनी लिखी है, विद्यापति साहब की लिखी है, गुरु गोविंद सिंह की लिखी है, और जयप्रकाश लिखी है, कार्ल मार्क्स लिखी है। तो ये इन्होंने जीवनियाँ लिखी है। तो जीवनियाँ तो आप ऐसे याद रखिएगा, शिवाजी की लिखी है इन्होंने जीवनी, विद्यापति की लिखी है, गोविंद सिंह की लिखी है, गुरु गोविंद सिंह की, और जयप्रकाश साहब की, कार्ल मार्क्स साहब की। ठीक है,
अब ये आप लिखिए प्रमुख निबंध संग्रह। आप अब लिखिए निबंध संग्रह। नाटकों के बाद में आप लिखिए निबंध संग्रह। निबंध। बेनीपुरी साहब के निबंध भी बहुत प्रसिद्ध हैं। निबंधों में लिख लीजिए आप माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें प्रसिद्ध है, निबंध है ये। माटी की मूर्तें 41-45। गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब, इनके निबंध बहुत बार पूछे जाते रहे, जरूर ध्यान में रखिएगा। गेहूं और गुलाब 1950। माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, वंदे वाणी विनायको हो। वंदे वाणी विनायको हो, ये भी इनका निबंध है। वंदे वाणी विनायको, समय इसका हो जाएगा अपने 1957। 1957। लाल तारा एक निबंध है इनका। लाल तारा। लाल तारा का समय अपने हो जाएगा 1983। और सतरंगा इंद्रधनुष, ये भी एक निबंध है। सतरंगा सतरंगा इंद्र धनुष, तो ये निबंध हो गए इनके। ठीक है, माटी की मूर्तें हो गया, गेहूं और गुलाब हो गया, वंदेवाणी हो गया, लाल तारा, सतरंगा, इंद्रधनुष। इनमें माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब और वंदेवाणी विनायको, ये कई बार पूछा गया है। इधर लिख लीजिए आप उपन्यास इनके। उपन्यास। उपन्यासों में आता है इनका पतितों के देश में। प्रमुख है पतितों के देश में। पतितों के देश में 1930। और अगला जो उपन्यास आता है इनका वो आता है अपने कैदी की पत्नी। कैदी की पत्नी। पतितों के देश में और कैदी की पत्नी उपन्यास किसके हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी साहब के। ठीक है, और यात्रा वृत्तांत में देखें तो पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो, यात्रा वृत्तांत भी लिख लीजिए आप। यात्रा वृत्त में पहला लिखिए आप पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर। जितने भी महत्वपूर्ण है सारा मैं करवा रहा हूँ, आपको अलग से कहीं देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और भी बहुत सी मिल जाएगी लेकिन इतना ही महत्वपूर्ण है। और उड़ते चलो ये भी इनका है एक। और संस्मरण है इनका एक, वो भी इधर एरो डार्क लिख ली। संस्मरण है इनका एक जंजीरें और दीवारें। माफ कीजिए, जंजीरें और क्या दीवारें, ये इनका क्या है? संस्मरण। लिख लीजिएगा आगे संस्मरण। जंजीरें और दीवारें ये इनका संस्मरण है। और इन्होंने संपादन कार्य किया पत्रिकाओं का, मासिक भी है, साप्ताहिक भी है। वहाँ से यकीनन एक न एक सवाल है जो पूछा जाता है। तो संपादन कार्य भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, किन किन पत्रिकाओं के संपादन कार्य इन्होंने किया है। तो आप उसमें देख लीजिए, आप हेडिंग डालिए संपादन कार्य। मैं इनको इरेज कर देता हूँ। संपादन कार्य में देखिए साहब, अपने लिखिए संपादन कार्य। संपादन कार्य एक नंबर पे आता है इनका तरुण भारत।
तरुण भारत, जो समय 1921, और ये जो है अपने साप्ताहिक था। तरुण भारत जो है साप्ताहिक, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। पाठ के अंदर भी दिया गया आपने, और इनका पूछा जाता रहा है बेनीपुरी साहब का। तरुण भारत 1921 और साप्ताहिक। 1921 नहीं भी याद रहे सन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साप्ताहिक पत्रिका है और नाम तरुण भारत साप्ताहिक है, एक मासिक है, किस प्रकार की है, तो वो जरूर ध्यान में रखना। तरुण भारत साप्ताहिक है। अगली है अपनी किसान मित्र। किसान मित्र का भी संपादन कार्य करते हैं ये। किसान मित्र 1922, ये भी क्या है, साप्ताहिक है। 3 नंबर पे बात करें तो बालक, बालक का संपादन कार्य करते हैं 1926, ये क्या है, मासिक है। क्या है ये, मासिक है। युवक 4 नंबर पे देखिए, युवक, युवक का करते हैं, इसका समय देखें तो युवक का हम 1929, समय मत याद रखना पर ये जरूर ध्यान में रखना, युवक ये भी मासिक है। इसके बाद में कर्मवीर का करते हैं ये, कर्मवीर 1934, और योगी एक पत्रिका और योगी आती है, ठीक है, योगी 1935, योगी क्या है, साप्ताहिक है, साप्ताहिक है। योगी के बाद में आती है जनता, जरूर ध्यान में रखिएगा जनता को, तो जनता भी अपने क्या है, साप्ताहिक है, ठीक है। और हिमालय, हिमालय भी याद रखिएगा जरूर, हिमालय मासिक है, हिमालय कैसी है, मासिक है। और नई धारा एक अंतिम लिख लीजिए, नई धारा। इन विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने क्या किया, संपादन कार्य किया। एक चुन्नू मुन्नू का भी किया था, जो कि बाल उपयोगी मासिक पत्रिका थी, चुन्नू मुन्नू, ठीक है। तो तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, योगी, जनता, हिमालय, नई धारा, ठीक है। ये हो गई अपनी इनका परिचय। और माखनलाल चतुर्वेदी इनके बारे में कहते हैं कथन कि बेनीपुरु जी लेखनी है ना, वो फौलाद उगलने वाली तथा मनोजगत में क्या भूकंप पैदा करने वाली है। बेनीपुरु जी की जो लेखनी है वो फौलाद उगलने वाली है, और क्या मनोजगत के अंदर, मनुष्य जगत के अंदर क्या भूकंप पैदा करने वाली है। माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो कहते हैं इनके विषय में। तो ये हो गया इनका संपूर्ण परिचय, नोट कर लिया होगा आपने। अब देखते हैं हम अध्याय के अंदर इनका क्या परिचय दिया गया, वहां से आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए, फिर हम अध्याय की ओर बढ़ेंगे। अध्याय में जो परिचय फटाफट मैं बता देता हूं और रिवाइज हो जाएगा, जो मैंने लिखवाया वही चीज़ें होगी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के होता है, मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुरी गांव में, ठीक है। 1899 में माता पिता का निधन बचपन में हो जाता है। आरंभिक वर्ष के अंदर इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, प्रारंभिक जीवन संघर्ष में बीता। 10वीं तक की जो शिक्षा है इनकी, इसको प्राप्त करने के बाद ये 1920 में क्या राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में क्या सक्रिय रूप से जुड़ गए। 1920 में ये कब जुड़े राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से, 1920 में जुड़ गए। कई बार जेल भी गए, निधन हो जाता है 1968 में, ठीक है। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरु जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। बेहद प्रतिभाशाली थे ये। अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, जो कि मैंने आपको ऊपर नोट करवा दिया। तरुण भारत का क्या समय था, 1921 था, और ये साप्ताहिक था। किसान मित्र का था 1922, साप्ताहिक था। बालक 1926, मासिक था। युवक की बात करें तो युवक था अपने मासिक 1929। योगी साप्ताहिक था 1935। जनता का समय था अपने 1937, जनता 1937 साप्ताहिक, और नई धारा ये थी मासिक, ठीक है। ये पत्र पत्रिकाएं थी, तो जरूर ध्यान में रखिएगा इनको आप। गद्य की विविध विधाओं में लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली इनकी।
उनका जो पूरा साहित्य है बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, बेनीपुरी रचनावली, ये मैंने आपको वहाँ नहीं बताना भूल गया, बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है इनका पूरा का पूरा साहित्य। तो उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव, पतितों के देश में उपन्यास है, इसके साथ में कैदी की पत्नी भी एक उपन्यास है जो मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया, चिता के फूल कहानी संग्रह, अम्बपाली, और इसके अतिरिक्त भी नाटक मैंने लिखवा दिए, माटी की मूर्तें। देखिए माटी की मूर्तें यहाँ पर रेखा चित्र दे रखा है, ठीक है, माटी की मूर्तें क्या दे रखा है यहाँ पर रेखा चित्र दे रखा है। तो आपको रेखा चित्र ये जो अपने इस पुस्तक में दे रखा है तो वही ध्यान में रखना है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र हो गया, और हमने बात की थी वहाँ पर, तो यहाँ पर अपने ध्यान में रखिएगा माटी की मूर्तें जो है ये अपने रेखा चित्र संस्मरण है, इन्हीं का संकलन है। वहाँ पर मैंने आपको पहले निबंध लिखवाया था, कई जगह निबंधों के अंदर मिलता है वो, लेकिन आपको माटी की मूर्तियों को फिर रेखा चित्र ही ध्यान में है जो रखना है, ठीक है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत मैंने आपको लिखाई दिया, उड़ते चलो भी है एक, और जंजीरें और दीवारें ये क्या है संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की मनुष्यता की चिंता और इतिहास की जो युगानुरूप व्याख्या है वो देखने को मिलती है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा ये बात, कलम का जादूगर कौन कहलाते हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी साहब, रामवृक्ष बेनीपुरी साहब कलम का जादूगर। अब देखते हैं हम इनके अध्याय को। अध्याय के अंदर क्या है? बाल गोविंद भगत, ये अध्याय अपना, और ये क्या है? रेखा चित्र है। तो पूछा जा सकता है बाल गोविंद भगत अध्याय की विधा है या बाल गोविंद भगत की विधा है, तो एक तरीका क्या ये रेखा चित्र है, ठीक है। रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का क्या उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना का क्या है? प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी है जो नहीं होता है। सन्यास का आधार क्या होता है? जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। तो सन्यास का आधार क्या है ये पूछा जा सकता है। सन्यास का आधार क्या है? तो जीवन के मानवीय सरोकार ये होते हैं। इस अध्याय के अनुसार सवाल बन सकता है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को क्या सन्यासी लगते हैं? मानवीय सरोकारों के आधार पर। और यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। तो पूछा जा सकता है बाल गोविंद भगत किस पर प्रहार करता है? सामाजिक रूढ़ियों पर भी। इस रेखा चित्र की एक विशेषता क्या है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। प्रारंभ करते हैं अध्याय को। बाल गोविंद भगत, अनुरोध है आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सूचना मिलती रहे वीडियो की। शुरू करते हैं अध्याय को। अध्याय इस प्रकार है कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। तो कद पूछा जा सकता है किस प्रकार के थे? मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी। 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। तो पूछा जा सकता है बाल गोविंद भगत सिर में किस प्रकार की टोपी पहनते थे? तो कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी पहनते थे। नोट कर लीजिए भले, पूछा जा सकता है। जब जाड़ा आता, सर्दी का मौसम आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। मस्तक पर किस प्रकार का चंदन? रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता है। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते, ये उनका होलिया था। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत क्या थे? साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी उनके, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी
करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे। कबीर को साहब मानते थे, अपना ईश्वर मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते थे, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करने वाले। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। जो भी थी साफ सीधी सटाक बात करते थे। न किसी से खाम का झगड़ा मोल लेते। यानी कि वो कबीरदास जी ने लिखा है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उसी प्रवृत्ति के थे, क्योंकि उन्हीं को फॉलो करते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। और इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, आश्चर्य होता कि यार ये किस प्रकार का आदमी है। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, ईश्वर की दी हुई थी, कबीर साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब है यहाँ पर। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उन्हें घर लाते और उसी से गुजर जो चलाते। वहाँ ले जाते और वो जो रखते उतना रख लेते, वापस जो देते उसे प्रसाद समझकर ले आते और उसी से अपना गुजर बसर करते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। इन सब से ऊपर क्या था? उनके मधुर गान पर मुग्ध था मैं, जो सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। उनके कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर क्या सजीव उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। मेड़ यानी बाड़ पर, दोनों खेत के बीच की दीवार होती है, वहां पर। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं है। आसमान में बादल ही बादल है, धूप कहीं दिखाई नहीं दे रही। ठंडी है जो पुरवाई चल रही है पूर्व से। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार से कर उठी, और ये क्या है, ये कौन है, ये पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। मतलब खेत में अंगूठा का सारा है, जो धान है जो चोब रहा है। वे खेतों में काम करने वालों को पता होगा, मूली वगैरह गाजर वगैरह के जो बीज अपन रोपते हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है, ऊपर नीचे कर रहे हैं अपने स्वरों को, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर कर रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू? ये सब काम किससे हो रहे हैं? बाल गोविंद भगत के स्वर की वजह से, गाने की वजह से। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, आधी रात, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार और दादुरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है, एक वाद्य यंत्र कह सकते हैं। वे गा रहे हैं क्या? गोदी में पियौआ चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है। किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। कितना कमाल का किसे! अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई। भगत साहब
महीनों के हिसाब से, सीजन के हिसाब से सीजनल सॉन्ग है जो निकाल रहे हैं। कार्तिक महीना आया और कार्तिक में क्या शुरू कर दी उन्होंने, प्रभातियाँ, जो फागुन तक क्या है चला करती है। तो ये पूछा जा सकता है कार्तिक में क्या प्रभातियाँ शुरू हो गई, और का जो प्रभातियाँ फागुन तक चला करती है। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर जाते और वहाँ से नहा धोकर लौटते, और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचाई पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस रात, महीना ध्यान रखना, माघ की उस रात किटकिटाने वाली भोर में ही, बिल्कुल ज़बरदस्त ठंड में, उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। लालिमा लिए आकाश, खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। एक तरीके से सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत, ढका हुआ मालूम हो रहा था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब में मुंह करके काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी थी उस पर लगातार चल रही थी, नाल से बजाते हुए। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने शुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। जो गाने बजाने वाले होते हैं वो अलमस्त हो जाते हैं, बिल्कुल खो जाते हैं गाने में। तो आपने देखा होगा वो मुंडी को हिलाते रहते हैं इस तरीके से, सरक जाती। मैं जाड़े से कंपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु, मतलब जो पसीने की बूंदें मस्तक से जब तब चमक ही पड़ते। वो गाते गाते इतने पसीने में हो गए बिल्कुल, तो उनके माथे पर जो श्रम बिंदु थे, पसीने कण थे, वो भी चमक रहे थे। गर्मियों में क्या संजा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन के आसन में जमा बैठते हो, तो घर के आंगन में आसन जमा कर बैठ जाते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते साथ में। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते। उनके प्रेमी मंडली उसे दोहराती, बिल्कुल तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। जैसे जैसे स्वर ऊंचा होता वैसे वैसे वो भी ऐसे करते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। मन जो है वो किस पर हावी हो जाता, तन पर। किससे, बाल गोविंद भगत के शोर से, गीतों से। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, बिल्कुल अलमस्त होकर। उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा था। अब देखिए, एक रोज उनका बेटा है जो मर जाता है, और उनकी जो संगीत साधना उसका चरम उत्कर्ष है जो उस दिन देखा गया। तो पूछा जा सकता है यहाँ से सवाल कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया, जिस दिन उनका बेटा मरा था, उसका देहांत हुआ था। उस दिन इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, कमज़ोर था, किंतु इस कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे और ज़्यादा सेवा शुश्रूषा करते थे, उसकी केयर करते थे उसकी, कि यार कमज़ोर है ये। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही, यहाँ पर पूछा जा सकता है उनकी समझ उनकी किसके लिए है, बाल गोविंद भगत। वो सोचते थे कि जो थोड़े से ऐसा ये कमज़ोर है उनकी ही ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए, उनको ही प्यार करना चाहिए, क्योंकि वे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, बड़ी कोशिशों के बाद पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने यानी उनके बेटे की बहू थी उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। ये पूछा जा सकता है, पंक्ति लिख लीजिए आप, ये पंक्ति किस अध्याय से लिखी गई है। मौत तो सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर रहती है। पंक्ति किस अध्याय से ली गई है, बाल गोविंद भगत, बेनीपुरी। अच्छी पंक्ति है। हमने सुना
बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए, फूल और तुलसी दल भी। सिरहा ने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता बिल्कुल। घर में पतोहू है जो रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं और गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है, क्या बात है। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर क्या होता है, विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तोल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। देखिए कितनी अच्छी सोच थी उनकी, दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पर पानी भी देगा। मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। तो यहाँ पर मैं किसके लिए आया है, पतोहू के लिए, ठीक है, ध्यान में रखना। मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए, लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। ये थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या ही चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। अब उनका नंबर आता है साहब, बाल गोविंद भगत साहब, उनकी जो मृत्यु है उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर रखते थे। तो यह सवाल पूछा जा सकता है, बाल गोविंद भगत गंगा स्नान में तो उतनी आस्था नहीं रखते थे, बल्कि डैश डैश कर दिया, फिर नीचे विकल्प में दे दिया, तो जितना संत समागम और लोक दर्शन पर रखते थे। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। दूरी पूछी जा सकती है, 30 कोस पर गंगा बताइए यहाँ पर, इनके यहाँ से। साधु को संबल लेने का क्या हक है, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर है जो खाते थे, किसी से मांगना नहीं। ग्रस्त थे, खुददार थे। रास्ते पर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली, बिल्कुल स्वर वही, लय वही, स्वर ऊंचा। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून, गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना, बस सारा का सारा मामला वही जो पहले की तरह चल रहा था। दिन दिन छींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, उनको आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। अरे छोड़ो रे यार, कुछ नहीं होगा। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। अब माला का एक एक दाना बिखर गया हो, धागा टूट गया, माला का एक एक दाना बिखर गया हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, केवल शरीर पड़ा है। तो ये था अध्याय। शब्द संपदा में हम देख लें तो मंझोला यानी न तो बहुत बड़ा न बहुत छोटा, कमली यानी कंबल, पतो यानी पुत्र, वधू या पुत्र की स्त्री पूछ सकते हैं। रोपने धान की रोपाई, कलेवा सवेरे का जलपान पता है, पूर्वाई पूरब की ओर से चलने वाली हवा, अधरती आधी रात पता है, खंजड़ी डपली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र जिसे मैंने बताया आपको, सन्नाटा, लोही यानी प्रातःकाल की लालिमा, कुआसा यानी कोहरा पता है, आवृत ढका हुआ बता ही दिया, एक प्रकार की नुकीली घास कुश, बोधा यानी कम बुद्धि वाला, संबल यानी सहारा। ये चीज़ भी आप नोट ध्यान में रखिएगा। प्रभातियाँ मुख्य रूप से बच्चों को जगाने के लिए गाई जाती है। प्रभाती में सूर्योदय से कुछ समय पूर्व से लेकर कुछ समय बाद तक का वर्णन होता है।
प्रभातियों का भाव चित्र व्यापक और यथार्थ के अधिक निकट है। प्रभातियों जागरण गीतों में केवल सुकोमल भावनाएं नहीं वरन साहस और उत्साह की बातें भी कही जाती है। कुछ कवियों ने प्रभातियों में राष्ट्र चेतना और विकास की भावना को पिरोने का प्रयास भी किया है। देखिए ये शंभुदयाल सक्सेना द्वारा रचित एक प्रभाती है, तो आपको ध्यान में रखना है। पलके खोलो रेन सिरानी, बाबा चले खेत को हल्ले सखियाँ भरती पानी, बहुएं घर घर छाछ बिलोती गाती गीत मथानी। तो पलके खोलो रेन सिरानी, बाबा चले खेत को हल्ले, इतनी पंक्ति देकर पूछा जा सकता है किसकी प्रभाती है, तो शंभुदयाल सक्सेना की है, क्योंकि पुस्तक के अंदर आई है तो हमें ध्यान में रखना है। तो ये था अपना अध्याय। अनुरोध आपसे, लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से हिंदी देवनागरी में लिखना है आपको, जिस पर 2300 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।